आगे वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और महफूज हैं और आज के दिन का भी एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। ये खित्ता जो इस वक्त कुछ अच्छे मतलब हालात की तरफ हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर देखा जाए हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को, तो भारत के पड़ोस में चाइना के साथ एक जंग लगी हुई है और वहाँ से उन्हें बाकायदा मार पड़ रही है। नेपाल के साथ उन्होंने अपने लड़ाई झगड़े सरहद पे शुरू किए हुए हैं। पाकिस्तान के साथ भी आए दिन कोई ना कोई ऐसे मामलात रहते हैं, मगर पाकिस्तान के साथ तो उसने अभी हाल ही में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पे जो हमला हुआ, जो 4 दहशतगर्दों को 8 मिनट के अंदर हमारे सिक्योरिटी जो फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं उन्होंने ढेर किया, उसकी जिम्मेदारी भी वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब कबूल की, तो वो वाज़ेह हो गया कि ये सब जो भी इसकी वो जो सरबराही थी वो भारत की तरफ से हो रही है। तो भारत पाकिस्तान में इससे पहले भी बारहा इस तरह की हरकतें कर चुका है। चाइनीज़ एम्बेसी के ऊपर हमला करवाना और भी इस तरह के बहुत एक बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के होने वाले वाक़यात में भारत मुलव्वस है। भारत के साथ पाकिस्तान ने हर दफ़ा ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। ये जब नई हुकूमत आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत ने जैसे ही इख्तिदार संभाला, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की उन्होंने कोशिश की, भारत की तरफ दोस्ती का एक कदम बढ़ाने की कोशिश की, मगर भारत की हट दर्मी कि उन्होंने दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और बल्कि कोशिश भी नहीं की, और बिल्कुल हमारी कोशिश को भी उन्होंने कोई इतना भाव नहीं दिया, जिसका नुकसान आज वो खुद उठा रहे हैं। पूरे भारत में जहां 1 अरब से ज़ायद लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, सिवाय हिंदू धर्म के बाकी तमाम मज़ाहिब के लोग, जितने भी अक़लियत में लोग हैं, वो सब इस वक्त भारत की वजह से, मोदी सरकार की वजह से परेशान हैं और तकलीफ़ में भी हैं। कश्मीर में जो सूरत हाल हमने देखी और उसी तरह की सूरत हाल वो अपने पूरे मुल्क में कुछ जगहों पे मुस्लिम इलाकों पे भी बना चुका है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और बहसियत पाकिस्तानी या पाकिस्तान के तौर पे अगर हम देखें तो अभी हाल ही में उनका ये जो प्लान था, जो मंसूबा था, वो हमारे जवानों ने नाकाम बनाया उसे। तो क्या वो आइंदा मुस्तक़बिल में कुछ और भी इस तरह की कोशिश करेगा भारत, और हमें किस तरह मोहतात रहना चाहिए? लद्दाख में लड़ाई क्यों हो रही है, वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट जगह है? नेपाल के साथ क्या मामलात हैं? पाकिस्तान के साथ जो हैं वो ये हाल ही में वो किस तरफ जा रहे हैं हालात, इस हवाले से आज हम बात करेंगे तफसील से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक अहम शख्सियत, एक तजियाकार है, और दिफाई जब मौज़ूआत होते हैं तो हम इनसे ज़रूर इनकी राय शामिल करते हैं। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह महफूज हैं माशाल्लाह, फैमिली दोस्त अहबाब सब? बहुत शुक्रिया। इस हालात में भी ये भी एक नेमत है कि इंसान जो है वो सेहतमंद है। बेशक 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 बेशक। अच्छा, भारत क्या चाहता क्या है? देखें, हम सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पड़ोस में अच्छे लोग हैं तो आपका जीना जो है ना बड़ा सुकून वाला होता है। एक पड़ोसी मतलब जिसको हर वक्त लड़ने का शौक़ हो, ज़बरदस्ती पड़ोसियों के घरों में ईंटें फेंकने का शौक़ हो, तो वहाँ पे बंदा क्या करेगा? कोई ज़िंदगी में इस लड़ाई के अलावा भी कोई काम होते हैं, कोई सुकून के साथ भी ज़िंदगी गुजारी जाती। तो ये भारत का क्या शौक़ है, क्या कर? देखिए, आपकी बात बिल्कुल वजह है। आपने जिस तरह अपने तमहीद में ये बात की कि इस हुकूमत के आने से इन्होंने रिवाइवल किया अपना एक लॉन्ग जो अबेटेड ड्रीम है, जो अखंड भारत की, और इस कोशिश में ये हुकूमत आई।
लेकिन मैं एक इस हुकूमत की मिसाल मैं देता हूँ बहादुर शाह जफ़र मरहूम के एक मंसूब शेर से कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना मिली मेरे आशियाने को। तो इनके साथ भी यही हुआ। इन्होंने कोशिश की कि हम अपनी जो इस सब कॉन्टिनेंट में अपनी जो हेजेमनी है उसको हम चाहे वो अमेरिका की ईमा पे, चाहे वो अपने पॉपुलेशन या अपने रकबे के लिहाज से उस पर ईमा में हम यहाँ पुलिसिंग का किरदार अदा करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ इनको जो है वो रिटेलिएट की। जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह हम आपसे गाहे बगाए ये बात करते हैं, ये आरएसएस वाला जो कॉन्सेप्ट है इनका, ये उसी की पैदावार है। ये हुकूमत मोदी खुद उसका मेंबर है, उसके जितने मिनिस्टर्स हैं वो आरएसएस के मेंबर हैं, और उनका बैकग्राउंड यही है कि जी ओल्ड ग्लोरी ऑफ अखंड भारत, यानी कि ये जितने खित्ता है ऐसा कॉन्टिनेंट का जिसमें सार के तकरीबन तमाम ममालिक शामिल हैं, ये किसी वक्त जो है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, और उसी ग्लोरी को दोबारा जो है ये कायम करने के लिए ये सारे इनके हरकंदे हैं जो कर रहे हैं। नहीं तो ये ख्वाब फिर रशिया को भी देखना चाहिए कि पूरा रशिया जो है ना, कभी हम होते थे, आज ये सारे अलग अलग मुल्क हैं, तो इनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। देखिए मोदी की जो इस वक्त इंटरनल ऑपोजिशन कांग्रेस की तरफ से भी है, वो भी यही प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि वो लोग एक बिल्कुल ही आप कह लें न्यो नाजी ओरिएंटेशन है आरएसएस की, और जिस मेजॉरिटी से ये हुकूमत आई तो शायद इनको ये बावर हुआ, फूल्स पैराडाइज वाला चक्कर है कि शायद जो इंडिया की आवाम है वो भी यही चाहती है। लेकिन देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये एक इनके लिए, इंडिया के लिए बिगिनिंग ऑफ द एंड है। ये जिस तरह जिस हिमाका के साथ ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, और शायद वो शय किसी सुपर पावर की भी मौजूद है, वो उनकी वजह से ये चीज़ उनको बहुत महंगी पड़ रही है। आप देख लें, यही चीज़ उन्होंने चाइना के साथ की, नेपाल के साथ की, भूटान के साथ की, पाकिस्तान के साथ की। अब वो हर तरफ इतने ज़्यादा बदनामी उनको आ गई है इतनी कि वो शायद अब इससे निकलना उनके लिए बस से बाहर है, जिसकी वजह से उस सारे एक्शन को वर्ल्ड जो उनकी नज़रें हैं दुनिया की उनकी तरफ, उसे हटाने के लिए ये इकदाम किया, जो कि आपने जिसका इशारा किया, हमारी पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंज की तरफ हमला किया। अपने प्रॉक्सी जो बीएलए है, नॉन प्रॉक्सी है रॉ का, उनकी तरफ से ये काम किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो रैपिड रिएक्शन फोर्स थी पुलिस की, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, और मैं समझता हूँ कि इस कार्रवाई में ये जो 8 मिनट के अंदर चारों के चारों टेररिस्ट को जन्म हासिल करना, ये की एक आला तरबियत की गमाजी करता है। जहाँ और इसी तरह मैं खराज अकीदत पेश करूँगा कि जो हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे के वहाँ जो गार्ड शहीद हुए, उन्होंने भी जो फर्स्ट ब्रंट था इस हमले का, वो उन लोगों ने बात बर्दाश्त किया, और सर उनके जज्बे को सलाम करते हैं हम। देखें कि उन्होंने किसी भी शख्स ने वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे है 18,000 रुपये तनख्वाह, सर आप देखें 18,000 रुपये तनख्वाह के हिसाब से मुश्किल से कोई 600 रुपया पर डे एक शख्स की पूरी धूप में खड़े होकर जिम्मेदारी बनती है। तो मतलब वो 600 रुपये पर डे के हिसाब से काम करने वाला शख्स भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने आप को ऐसा सिपाही समझता है कि वो जान देने से भी गुरेज नहीं करता। मतलब ये जज्बा है हमारे यहाँ माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को सब्र अदा करे, और जो वो हुकूमत की जानिब से और जो बाइख्तियार लोग हैं उनकी जानिब से एक रिक्वेस्ट है कि उनको बेहतर से बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया जा सके उनकी फैमिली को, ताकि मुस्तकबिल में उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें, और वो ये बात को फ़ख्र से बता सकें कि ये आज हम अगर अच्छे इस बेहतर हालात में हैं तो हमारे शहीद बाप भाई की वजह से, उसने एक बहादुर भाई की हम लवाहकीन है। तो मतलब इस हवाले से हमें कुछ बेहतर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से अच्छी एक मनसूबाबंदी बनाई होगी उन लोगों को अकोमोडेट करने की। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ? फ़हीम शहादत कर रहा हूँ, आपको भी वालेकुम सलाम, और आपके मेहमान को भी सलाम। जी शहाद साहब। सर बात यह है कि कल जो हमारे परसों शहीद हुए
माशाअल्लाह उन्होंने जान की कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने एक अमर किया। माने उन्होंने कहा कि हम 2 लोग हैं या 3, अब जितनी बड़ी वो फोर्स ले आते, जितना असला ले आते, लेकिन 3 भी उनकी लिस्ट में काफी पड़े कि 6 मिनट के अंदर ढेर कर दिया। ये तो उनको अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे और शहादत को कबूल करे। अच्छा, इंडिया का सवाल है। इंडिया ने शुरू दिन से जब पाकिस्तान बना है उस दिन से ही आज तक तस्लीम ही नहीं किया। वो नफरत की उनकी बीच ऐसा है कि देखिए कायदे आज़म ने आज 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 आप सोचे, जो लोग कहते थे कायदे आज़म ने ईस्ट क्यों लिया, वेस्ट क्यों लिया, आज आप देखें जब चाइना ईस्ट से वहाँ चढ़ रहा है और वेस्ट से, तो कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट लिया था इसीलिए लिया था कि आज एटमी पावर अगर पाकिस्तान उधर भी होता इधर भी होता तो भारत सैंडविच हो गया था। तो हमारी हिकमत अमली ये वो कश्मीर, आज भी आप देखिएगा कश्मीर की वजह से, वो कश्मीर की वजह से आप पे कभी भी अमन की तरफ नहीं आएगा। और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो उनके कहा जाता है स्लीपर सेल टोपला, ये हमारे यहाँ पाकिस्तानी बनाए, खुदारा हम पाकिस्तानी बनाए। तो दूसरा ये कि जितने ये ट्रेन अपने रखे जाते हैं सिक्योरिटी एजेंसी के लोग या सिक्योरिटी वाले, इनको मार्शल ट्रेनिंग भी दें, सिविल डिफेंस की भी दें और इनको इक्विपमेंट वेल इक्विपमेंट करें जितने अस्पताल। अब आपका ही अगर सपोज गार्ड है, आप उससे कहें जरा 1 मिनट के अंदर 3 मंजिला छलांग मारो, अगर उसका मार्शल ट्रेनिंग होगी तो वो और अच्छा एक्शन लेगा। तो इंशाल्लाह ताला भाई यही आपके तजिया निगार से तजिया करा लें। इंडिया हमें मानने को तैयार नहीं है, हम क्या फिर उसके आगे करें, हमें तो लड़ना ही है आप उससे आगे जाके। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। शाहद साहब ने जो भारत पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात रखता है इस हवाले से बात की, और उन्होंने कहा कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी लोग हैं इनको स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, इन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमारे वो इस सारे इवेंट में ये चीज़ साबित हो गई है कि हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बेहतरीन ट्रेनिंग रखते हैं और इस तरह की सूरत हाल से निपटने के हवाले से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हम इस बारे में यकीनन बात करेंगे मेजर फवाद सिद्दीकी साहब से एक वक्फे के बाद, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होनी है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त बात हो रही है खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, मोदी की सोच के हवाले से बात हो रही है। और वक्फे से पहले हमारे साथ शहाद साहब थे लाइन पे, कराची से उन्होंने कॉल किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया भारत ने, आज तक वो इसी तरह की हरकतें करता है। और हमारे फोर्सेस के लोगों के हवाले से उन्होंने कहा मार्शल आर्ट्स की इन्हें ट्रेनिंग जो है वो देनी चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग इनको देनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है वैसे हमारे जितने भी जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो इवन पुलिस के, रेंजर्स के, पाकिस्तान आर्मी के और भी जितने सिक्योरिटी के इदारे हैं, क्या इनके पास स्पेशल ट्रेनिंग है इसकी दहशतगर्दी के इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए? और जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, क्या इनके पास भी ऐसी ट्रेनिंग होती है? जी देखिए, आपने एक बड़ा वैलिड सवाल किया आपके कॉलर ने। देखिए, एक तो ट्रेनिंग होती है, उसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन हमारी जो अफवाज हैं और हमारे जो सेकंड टीयर डिफेंस है जिसको हम पुलिस रेंजर के बारे में बात करते हैं, इन्होंने ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, इसको तो हम कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग हासिल की है। ये ट्रेनिंग तो शायद दुनिया में किसी खित्ते को ये चीज़ नसीब नहीं हुई कि मैं कहता हूँ ये ब्लेसिंग डिस्गाइज हुई कि आज जो हमारा डिफेंसिव पोस्चर है, हमारे जो लोकल इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है, वो बहुत ही एग्रेसिव है। लेकिन इट इज़ ड्यू टू द एक्सपीरियंस। हमने 15 साल 70,000 लोगों की कुर्बानी दी है, अब जाके हम इस काबिल हुए हैं कि हमारे जो पुलिस वाले भी हैं वो 8 मिनट के अंदर हेडशॉट्स लेकर वो 4 दहशतगर्दों का सफाया करने की अहलियत रखते हैं। ये जो ये एग्जांपल मैं आपको जो बार बार बताना चाह रहा हूँ कि रैपिड रिएक्शन फोर्स है, उनकी तो ट्रेनिंग वैसे भी स्पेशल होती है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही कम वक्त के दौरान उसका रिएक्शन देना होता है, कहीं से कॉल आती है। और ये जो एक्शन हुआ, इससे तो ये बात बहुत ही रोज़ा रोशन की तरह आया हुई कि जो ट्रेनिंग इस वक्त हमारे इदारों को मिल रही है वो शायद उनको इस काबिल कर रही है कि इंडिपेंडेंट तौर पे बगैर किसी फर्स्ट ईयर ऑफ डिफेंस जिसमें आर्मी शामिल है उनकी मदद के वो खुद से ही एक्शन ले सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग तो बिल्कुल, और ट्रेनिंग देखिए फ़हीम साहब, ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज ऑन गोइंग जो है वो प्रोजेक्ट होता है। बिल्कुल सही है सर। और हमारे यहाँ सिंध पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए तो वैसे तो पाकिस्तान में हर जगह पे ऐसा काम हो रहा है, क्योंकि सिंध पुलिस का मैं जिक्र इसी कर रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम एक ISO सर्टिफाइड टीम है हमारे पास, स्वैट जो है वो मौजूद है SSU के पास, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पास, और उनकी जो ट्रेनिंग है वो एक सिपाही की ट्रेनिंग जो है वो किसी SSG कमांडो से जो है वो कम नहीं है। मतलब इस तरह उन्हें जो है ना वो सख्त ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिसका नतीजा है कि वो जब भी कभी ऐसे हालात हुए हैं तो हमारे हमारे मुहाफिजों ने, हमारे भाइयों ने आके इन सारी सूरत हाल को संभाला है। खैर, हम बात करेंगे इंडिया के हवाले से। इंडिया के जो मामलात हैं इस वक्त, जिसकी वजह से उसके सारे पड़ोसी परेशान हैं, और जिसकी जो सब बेस करते हैं, जो महवर हैं सिर्फ मोदी के ख्यालात और उसकी सोच पे। इस बारे में बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, रेडियो भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? फ़हीम अब्बास साहब, इक़्तिदार अली बात कर रहा हूँ। इक़्तिदार अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम। अच्छा, आपने जिस मौजूद शख्सियत को बुलाया उनको भी मेरा सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मुझे सिर्फ कहना ये है कि ये जो पाकिस्तान में एक नारा लगा था कि नया पाकिस्तान, मैं थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूँ जी। नया पाकिस्तान बनेगा, मगर पाकिस्तान में नहीं बनेगा, इंडिया में बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि मैं इस दौर के सन 2020 के दो मोदी मर्ज, एक कोरोना, दूसरा नरेंद्र मोदी, ये मोदी तरीन मर्ज हैं, और इंडिया ने जिस चाक पे बैठा है उसी को काट रहे हैं मोदी साहब, उसी को काट रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि मोदी अपने मुल्क के टुकड़े करने के लिए खुद ही काफी है? खुद ही काफी है, जाहिर सी बात है, इंसान घर से पहले खुद टूटता है ना, हाँ, फिर बाहर वाला दाखिल होता है। वो अपने मुल्क का शिराजा खुद बखेरने के चक्कर में लगे हुए हैं, और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं। जो टुकड़े टुकड़े तो वो इंडिया को खुद ही कर रहे हैं मोदी साहब। सही सही सही, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अली साहब, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, जैसे इंडिया के और चाइना के जो ताल्लुकात, ये मोदी सरकार की वजह से चाइना के साथ भी इश्यूज उनके इस हद तक बढ़े हैं। भूटान और नेपाल के साथ, मतलब नेपाल भी आंखें दिखाना शुरू हो गया, हालांकि नेपाल एक छोटा सा मुल्क है इनके सामने, और जिसमें मतलब सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह इनको बॉर्डर पे आके इनके साथ जो है वो फेंटी लगा के चले जाएंगे इनकी। तो मतलब ये सब कुछ मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। तो आखिर क्या रीजन है, क्या इश्यूज क्या हैं इन पड़ोसियों के साथ? भैया, आप अपने घर के अंदर जो रहने वाले अक़लियती सारे जो कौमें हैं उनके साथ आप ज्यादतियां कर रहे हैं, बाहर जाके क्यों पंगे ले रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल वजह बात है। देखिए फ़हीम साहब, जो मोदी गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है या उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, RSS को समझने के लिए। ठीक है सर, वो चाइना के हवाले से थोड़ा सा चाइना के बताइए। अब चाइना के साथ भी जो मसला है फ़हीम साहब, वो है कश्मीर। अच्छा, देखिए कश्मीर का जो डिस्प्यूट है आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के साथ भी रहा, और यही डिस्प्यूट चाइना के साथ भी, ये जो लद्दाख का इशू है या स्काई चंद का इशू है या तिब्बत का इशू है, ये इट वाज ऑल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए हुआ ये कि जब इस मोदी ने अपने जोम में 370 आर्टिकल की जो है वो उसको सस्पेंड किया, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जी अब जो जम्मू एंड कश्मीर का टोटल इलाका है, चाहे वो डिस्प्यूटेड है या नहीं है, इंडिया की नज़र में उसकी सेमी ऑटोनॉमी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब वो एक इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल में थ्रू दिल्ली, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था पहले भी, वो उसमें आ गया। अब इसको अगर आप मद्देनजर रखें तो इंडिया ने इसके बाद एक और काम किया। उसने जो आर्टिकल 370 के बाद मोस्ट प्रॉब्ली शायद 2 महीने बाद उसने एक अपना नया नक्शा जारी किया। अब जो वो नया नक्शा जारी किया, उसमें जो अस्काई चेन है जो कि इस वक्त चाइना के कंट्रोल में है, उसको उसने लद्दाख का हिस्सा बताया कि वो इंडिया का हिस्सा है। लद्दाख इंडिया का हिस्सा है?
जी डिस्प्यूटेड है, जम्मू एंड Disputed है, कश्मीर जिस तरह जी, कश्मीर की तरह। कश्मीर के अंदर है, दिस इज पार्ट ऑफ कश्मीर। अच्छा, कश्मीर का पार्ट है जी। ये, तो वहाँ पे कितनी आबादी कितनी है जी लद्दाख? उसमें भी देखिए आबादी तो मैं इस वक्त तो आपको सही तरह नहीं बता मतलब कोई सकूंगा। बहुत कम आबादी है जी मेरा कम, ख्याल है। मतलब है ना कि होने के देखिए बराबर। इन्होंने किया ये एक जम्मू कश्मीर। हाँ। अब जो पिछली दफा जब मैंने एब्रिगेशन की तो जो जम्मू को उन्होंने अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। अच्छा, ये अभी जो हाल ये ही जो में आप उन्होंने जो हाल ही में जो था, काम सही किया, है, सही है। अब इसको उन्होंने डायरेक्ट डिप्टी गवर्नर्स तैनात कर दिया और इनको डायरेक्ट अंडरगोड कर दे दिया दिल्ली के। अब जब ये लद्दाख की इन्होंने बात की तो अस्काई चिन जिसकी ये जिक्र हो जी, रहा जी, है, जी। ये जो कि इस वक्त चाइना के कंट्रोल में है, उसको उन्होंने अपना हिस्सा दिखा दिया। अच्छा, अब जब ये वो जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे बात कर रहा था, चाइना ने इस पे बड़ा अपने हिसाब से जो है वो सफारती लेवल पे जो है ये Solve करने की कोशिश की। शोध कर की, लेकिन ये चीज नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आपने सिर्फ ये माफी चाहता हूँ मैं जरा जी, जी। वक्फा आ गया जी, जी, जी। जरा, तो हम यहाँ पे गुफ्तगू को रोकते हैं कि उन्होंने सफारती तौर पे इसे हल करने की कोशिश की, जो नहीं हो सकी, तो फिर ये वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं इस ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। और जब ख़ित्ते की बात हो रही है तो इस ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल और परेशानी का बायस है वो एक शख्स की सोच है, और वो है नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक जो पड़ोसी ममालिक हैं भारत के, उनके साथ इस तरह के मामलात उसने शुरू किए हुए हैं उस मोदी सरकार ने कि जिससे बहुत से लोग परेशान हैं, और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो है वो भारत को ख़ुद ही हो रहा है, और मुस्तक़बिल करीब में भारत को ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे भारत और चाइना के बीच होने वाले लद्दाख और स्काई चिन के इलाके के हवाले से। तो फवाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम इस हवाले से बात कर रहे थे। सर, बात जहां हमने छोड़ी थी वो ये थी कि सफारती तौर पे चाइना ने इस सारे मामले को हल करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब इससे आगे बात करते हैं कि फिर वो मतलब दस्तों गिरेबां क्या कब हुए, ये लड़ाई झगड़ा कब हुआ? बिल्कुल वजह बात है। देखिए ये तो डिस्प्यूट इनकी इसी डिस्प्यूट की वजह से 62 और 62 की जो इंडो चाइना वॉर है वो हो चुकी है। ये डिस्प्यूट है जिस तरह हमारा कश्मीर के साथ इंडिया का डिस्प्यूट है, वो जो हमारे ऊपर क्लेम करता है और वो यूएन रेजोल्यूशन नहीं मानता, यही इशू चाइना के साथ अगर आप उसको इस जोन में देखिए। तो चाइना के साथ जो लड़ाई हुई थी वो भी इसी खित्ते की वजह से हुई थी? ओके 62 में। तो देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये 370 की बात मैंने जिस तरह आपसे की और इसने अपना जाहिर किया ये, तो उसने एक और काम किया जो 19 साल से कर रहा है। अब वो काम ये है कि उसने जो एसआई चिन के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको मैकमोहन लाइन भी ये लोग कहते हैं किसी ज़माने में, 62 के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुई, यहाँ इनकी एक आर्मी बेस है, वो है दौलत बेग ओल्डी बेस। इन्होंने टोटल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया ने कोई सैकड़ों के हिसाब से ये बेस की तरफ अपनी रोड जो है वो तामीर की, जिसमें तकरीबन 35 के करीब ब्रिजेस हैं। अच्छा, अब ये वो रोड है जो कि एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का काम करती है कि इन केस, अब ये बावर कराना चाह रहे हैं कि इन केस अगर हमने 62 वाले हालात में आना है तो हमारे पास वो जो बेस है उसकी जो लॉजिस्टिक है अक्साई चिन को लेने के लिए ये वो कर रहे हैं। अच्छा, अब जब इसकी इनोग्रेशन भी हो रही है, ये चीज़ चीन बता चुका है, पहली दफ़ा हर दफ़ा इसने ये बात की, लेकिन हुआ क्या कि इसी बेस को मदद रखते हुए गोलान जो वैली जिसका जिक्र करते हैं एलवेटर वैली का, ये बिल्कुल स्काई चिन के जो हिमालयन पहाड़ी है उसके अंदर है। अच्छा, अब उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, उसकी वैल्यू ये है कि जो भी गवलान पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर जिसकी भी फोर्सेस होंगी वो डायरेक्ट इंटरफेयर कर रही हैं इस रूट को। अच्छा, ओके, और वो चाइना के पास है? जी, यहाँ डिस्प्यूट था जिसकी वो बात कर रहे थे कि जी 40 किलोमीटर अंदर आ गए और गवलान की जो है पहाड़ियाँ जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं चाइना ने कब्जे में कर ली। ये इंडिया का क्लेम है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि वो एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है जिस तरह हमारा सियाचिन की मैप। ठीक है। तो वो इस तरह का उन्होंने जब ये वहाँ कोई थोड़ी सी चहल जो मूवमेंट नजर आई तो इन्होंने, इंडिया ने भी वहाँ मूवमेंट की और ये डिस्प्यूट वहाँ से शुरू हुआ, जिसके चक्कर में कि जी इनके 20 जो
फौजी हैं वो जहन्नुम हासिल हुए। देखिए ये बेसिक जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं वो है चाइना का वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट। अब देखिए कि ये इसकी थोड़ा सा अगर मैं आपसे पीछे बात करूं तो चाइना ने गिलगित बल्तिस्तान को लेकर, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्लेम करता है, उसने इंडिया से इंटरनेशनल फोरम पे और दूसरे ममालिक से ये बात की थी कि जी जो चाइना का सीपेक का रूट है जो गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है, ये क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो उसको यहाँ से रोका जाए। ये एग्जैक्टली ये वो पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से हम भी ये बात कर रहे हैं कि जी वो तो अब डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा एक सूबा है, और वन बेल्ट वन रोड जो सीपेक जिसका एक हिस्सा है, वहां से जो उनका रूट है वो आ रहा है काशगर, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो इनके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी के इन पैरेलल उसने ये रूट जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रहा था ये बनाने की कोशिश की कि कहीं भी किसी भी वक्त में अगर हमें ये कार्रवाई करनी पड़ती है स्काई चेन वाली भी, और फॉर दैट मैटर ये जो गिलगित बल्तिस्तान का हमने अपनी वही जो एक्सपेंशन है मोदी का वो करना पड़ता है, तो ये रूट हमारे लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। सही सही सही। तो यानी कि सी पैक जो है वो इनकी आंखों में चुभ रहा है पत्थर बन के। ठीक है, तो उसके लिए तो वैसे भी ये हालात ख़राब करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान में भी जितनी दफ़ा इन्होंने इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाने की कोशिश की है, उसके पीछे भी सी पैक ही रहा है ज़्यादातर। इसमें थोड़ा सा एक और नुस्खा शामिल हो गया सर, वो आप जरूर करिएगा। वक्फा तो नहीं, खैर कॉलर हमारे साथ है, माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। इम्तियाज भाई, फहीम भाई। इम्तियाज भाई, फहीम बात कर रहा हूँ मैं समझ गया। हेलो क्या कह रहे हैं आप? इम्तियाज भाई, फहीम बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी फहीम भाई, इम्तियाज बात कर रहा हूँ, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। देखिए, दो बातें करूंगा, तवज्जो से सुन लीजिए। एक तो मुबारकबाद दूंगा आप लोगों को और पाकिस्तान की मीडिया को, हमारी गुफ्तगू इतनी शाइस्ता होती है कि पूरी दुनिया के मुल्क वाले भी देखें तो हमें अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा इंडिया के तमाम मीडिया के जो गुफ्तगू करने वाले लोग होते हैं हमारे खिलाफ ऐसे बातें करते जैसे मुंह से वो मिसाइल मार रहे हो, गोलियां बरसा रहे हो, गालियां दे रहे हो हमें, लेकिन हमारा मीडिया इस तरह की काम नहीं करता है। ये खुशाइन बात है। और दूसरी बात कि मोदी सरकार ने खुद अपने फौजियों को इस बेदर्दी से जलील करवाया कि आज तक इसकी मिसाल मिलती नहीं है, तो उनके फौजियों को भी चाहिए कि मोदी का बाइकाट करें। ये उनका भी दोस्त नहीं है। आप देखिए ना, बिला वजह चाइना में पंगा लिया और इस कदर वो बेइज्जत हुए, आपको और पूरी वर्ल्ड को पता है। तो पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा मौका दिया है जब इंडिया और मोदी सरकार ने नेपाल से, भूटान से और चाइना से बिला वजह एक महज़िब और अमन पसंद मुल्कों से पंगा लिया। तो पाकिस्तान को पुरजोर तरीके से कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये मोदी सरकार RSS वर्ल्ड वाइड दहशतगर्द तंजीम है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना, भूटान और नेपाल के भी खिलाफ सरगर्मियां रखती है। तो इसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा और हम लोग काबिल तहसीन है कि हमारी लैंग्वेज हर मुल्क के लिए, हर जगह के लिए अच्छी होती है, मगर इंडिया के कोई भी चैनल उठा के देख रहे हैं ऐसा लगता है कि बस वो हमारी ऐसी तैसी और गालम बुलोश पे आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने कॉल किया, इस बारे में बात करेंगे। आपने मीडिया के हवाले से बात की और वो अपनी ही फौज के दुश्मन मोदी के बारे में बात की, और फिर आपने कश्मीर की आज़ादी के हवाले से या कैसा वक्त है इस हवाले से आपने बात की। हम ज़रूर आपका जो सवालात हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। इम्तियाज साहब क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब। वक्फे से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। व्हाट्सएप वक्फे से हम वापस आ गए हैं। वक्फे से पहले इम्तियाज साहब ने कॉल किया जिन्होंने कहा मीडिया के हवाले से कि देखें, हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में या अपने दुश्मन मुल्क के बारे में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे अल्फाज और हमारे बात करने का अंदाज़ ऐसा नहीं है कि जिस तरह उन लोगों का होता है। तो इम्तियाज साहब, सबसे पहली बात है कि आपने हमारी इस कोशिश को सराहा है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा, मैं एक चीज़ बावर करवाना चाहता हूँ उन सारे देखने वालों के लिए कि हमारा इंडियन मीडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने एक तमीज़ के दायरे में रह के काम करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से बैठ के यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। हमारा मकसद ये ख़बरें या यहाँ बैठ के
इंडिया से लड़ना नहीं है, उसके लिए हमारे सिक्योरिटी के इदारे काफ़ी हैं जो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज जो है वो आप 200 तक पहुंचाना है कि हम लोग जब सोशल मीडिया पे और अखबार में, न्यूज़ में जब भारत के ताल्लुकात और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जब ख़बरें सुनते हैं तो हमें कम से कम पता हो कि ये सिचुएशन है, लद्दाख क्या है, स्काई चिन क्या है, इससे कश्मीर को क्या एज मिल सकता है और पाकिस्तान की क्या क्या कोशिशें हैं, भारत क्या चाहता है, मोदी सरकार क्या चाहती है। तो हम सिर्फ एक जनरल नॉलेज के हवाले से जो है एक प्रोग्राम जो है वो सजा रहे होते हैं, ना कि हम बदतमीज़ी करके उनके साथ लड़ाई करने के लिए हमारा बिल्कुल कोई रोल नहीं है इसमें। हम तो सिर्फ एक अवेयरनेस के शोज़ करते हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि भारत अपने ही फौजी मरवा रहा है, ठीक है, और फिर आपने कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करता है उसके पीछे सी पैक के अलावा एक एलिमेंट और भी है, तो ये क्या है? ये देखिए, एक तो बात बिल्कुल इनकी वजह है भारत के जो अभी हालिया वाक़यात हुए हैं, जिस तरह भारत ने अपने बगैर किसी ऑपरेशंस के और बगैर किसी प्लानिंग के अपने फौजी जो एक बिला वजह की जंग में झोंक दिए, उसकी तो इकोज अभी इंडिया में खुद मौजूद हो रही हैं कि जो इनकी फैमिलीज हैं, इन्होंने एक फोरम बनाया है इंडिया में, नेशनल फोरम के तौर पे, और वो यही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनके साथ जितने पुराने जो जंगी जो फौजी हैं उनकी फैमिलीज जो हैं वो शामिल आके खड़ी हो गई हैं, और वो खुद मोदी की जो ये पॉलिसीज़ हैं, एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबर्स, उसके खिलाफ ये लोग सफारा हो चुके हैं। और ये आवाज़ जो है नेशनल फोरम क्या इंटरनेशनल फोरम पे भी पहुंच रही है। इंटरनेशनल मीडिया जो है इसकी फुल कवरेज दे रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो किस हालात में रह रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग का क्या मेयार है। वो तो शायद इस काबिल भी नहीं है कि वो शायद अपनी चौकीदारी भी कर सकें, लेकिन हैविंग सेड दैट वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो अभी बिल्कुल सामने है। दूसरी जो चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था, देखिए सीपैक तो है ही, जो एक इंसर जैसे मैं आपसे बात कर रहा था वो है अमेरिका का इनखला अफगानिस्तान से। देखिए अफगानिस्तान से आज या कल अमेरिका ने इनखला करना है बहालात मजबूरी, लेकिन उसको इस खित्ते में चाइना को काउंटर करने के लिए कोई जगह जरूर दरकार है। अफगानिस्तान तो हो नहीं सकती, फ्यूचर के लिए उसकी आंखें जो हैं वो कश्मीर के रीजन पर मौजूद हैं। कोई ऐसा प्लेग्राउंड जहां पे जाके वो अपना ये सारा फसाद जो है ना जी कि जो कि उस बकौल उसके इंडिया को प्रॉक्सी बनाकर उसको सामने फ्रंट स्टेट के तौर पे लाकर वो अपने जो डिजाइन है टू काउंटर चाइना इकोनॉमिकली, टू काउंटर इट्स वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, जिसका एक सीपैक भी हिस्सा है, उसको काउंटर करने के लिए इस खित्ते में उसको अपना फुटहोल्ड चाहिए। अब इस खित्ते में सवाए कश्मीर के जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसके अलावा फुटहोल्ड उसको कहीं मुहैया हो नहीं सकता। सही। अच्छा, यहीं पे मतलब मैं इसी हवाले से सवाल करने भी वाला था, आपने बता दिया कि मतलब इंडिया के पास, इंडिया की जो अपनी जो सूरत हाल है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया पे मतलब इंडिया के भी कुछ लोग ऐड हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, काम भी करते हैं, और वो जब जाते हैं तो उनसे दोस्ती हो जाती है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना एक दूसरे के साथ राब्ते में भी रहते हैं। तो मैं ऐसे ही ज़रा जब ये चाइना वाला मामला हुआ तो मैंने कुछ एक दो लोगों की प्रोफाइल के ऊपर जो है उन्होंने जो मालूमात लगाई हुई थी और जो भी लिखा हुआ था उस पर जब मैंने कमेंट सेक्शन में गया, मैंने देखा तो आधे से ज़्यादा लोग नाराज़ थे मोदी सरकार से, ठीक है, और वो बुरा भला कह रहे थे मोदी को अपने ही फौजी मरवाने की वजह से कि ये जंग में क्यों, इस लड़ने का क्या जुनून है हमारे इस लीडर को, इसने भारत का ये बुरा हाल कर दिया। बाकी बात इस हवाले से भी ठीक है कि कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया में हर मुल्क की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है, ऐसी सूरत हाल में जंग करने का ख्वाब, मतलब वो भी चाइना जैसे बड़े मुल्क के साथ जहाँ से पहले भी बुरी तरह से मार खा चुके हैं ये लोग, तो ये इनके अपने लिए अपने मुल्क की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप मुझे मतलब इससे इंडिया को क्या नुकसान पहुंच सकता है इस जंग से, और चाइना को मैक्सिमम क्या नुकसान पहुंच सकता है इस लड़ाई से, क्योंकि चाइना भी एक कारोबारी जहन वाला मुल्क है, वो कभी फजूल वो छोटी मोटी बात को तो ऐसे ही दरगुजर कर देता है कि उसका कारोबार डिस्टर्ब होगा, उसकी असल तरजीह जो है ना वो काम है,
ठीक है, वो काम से हट के उसे तवज्जो देनी पड़ेगी, वो वैसे ही नज़रअंदाज कर देते। तो इंडिया ने ऐसी क्या हरकत की है कि जिसकी वजह से वो अपनी फौजें लेके वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो गया है, और इस लड़ाई का इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए ये बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल बजाय, चाइना जो है वो बहुत ही कूल तरीके से काम करता है, उसकी पॉलिसीज़ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हैं, उसकी पॉलिसी सिर्फ यही है कि जी हमें काम करने दें और हमारे उससे जो है वो प्रॉब्लम ना करें। देखिए इंडिया की जो प्रॉब्लम मैं आपसे बात कर रहा था वो यही है कि इंडिया इंस्टिगेट करता है अपने नेबर्स को कि वो रिटेलिएट करें, और जब वो रिटेलिएट करते हैं तो उसके पास सवाए भागने की कोई जगह नहीं होती। इसी वजह से जिस तरह आप जिस चीज़ का तरफ निशानदेही कर रहे थे कि वहाँ की जो अपनी आवाम है वो भी तंग आ गई इस हुकूमत से कि जी हम इस वक्त गुर्बत से जंग लड़ रहे हैं, इन हालात में शायद उनकी जो आवाम में पॉपुलेशन है उसकी जो गुर्बत से लकीर है वो उससे बहुत ज़्यादा रेशो में नीचे जा रहे हैं, और इन हालात में आप बिला वजह का कोई वॉर थिएटर खोल लें तो शायद ये एक ज़ई शऊर आदमी की तो बस की बात नहीं है। ये तो कोई बंदा बेवकूफ़ ही कर सकता है, या जो शेख चिल्ली का ख्वाब रखता है वही कर सकता है। अच्छा, इस अमेरिका ने भी मेरा ख्याल है कि पुष्पनाही की है इनकी कि इतना हम आपके साथ हैं। अच्छा, कुछ ऐसी बात है ना, अमेरिका का क्या रोल है इस लड़ाई में, ये आपने बताना है। और दूसरी चीज़ हमने आपसे पूछनी है कि इस सारे सिनेरियो में कश्मीर के लिए मतलब क्या क्या मौके हैं उसकी आज़ादी के लिए, कश्मीरियों के लिए? क्या वहाँ पे जुल्म सितम बंद हो सकते हैं, वो आज़ाद हो सकता है? और अब तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ चाइना ने भी एंट्री मार दी है उस इलाके में, तो अब वो मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोस्तों आपसे मुलाकात होगी, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, जिनसे हम इस हवाले से तफसील से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी एक मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद नदीम साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग सर जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी हमने बात की है मोदी सरकार की ये हमाकतों के हवाले से, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो भी परेशान हैं, बल्कि उसके पड़ोस के जितने ममालिक हैं उनके साथ भी कुछ मामलात इतने बेहतर नहीं हैं। इस हवाले से बात हो रही है। सर मैं आपसे जो ख़ुसूस तौर पे पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरह चाइना के बारे में दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो उनकी जो सोच है वो स्पेशली अपने कारोबार की तरफ होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सब एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ताल्लुकात जो है वो सबके साथ रखते हैं। तो 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले मुल्क के साथ लड़ाई उनको कारोबारी तौर पे किस किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है, और इंडिया के लिए चाइना के साथ लड़ना, इतनी एक बड़ी ताकत के साथ एक लड़ाई करने का इरादा रखना, ये इंडिया के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है? इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। देखिए, पहले इससे का जवाब में दूंगा कि चाइना को क्या लाइकली लॉसेस हो सकते हैं इंडिया के साथ। देखिए, चाइना की जो इंडिया के साथ ट्रेड होती है वो बायलैटरल है। अगर चाइना उनको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और दूसरे इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है तो वो इंडिया से भी रॉ मटेरियल लेता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कॉटन है, प्लास्टिक्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इवन मेडिकल इक्विपमेंट है, ऑयल सीड्स हैं, सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बहुत सारी चीजें हैं, रबर वगैरह। तो ये दोनों की ट्रेड जो है वो बायलैटरल होती है। तो इससे ये कहना कि खाली चाइना को लॉस होगा कि इस ट्रेड वॉर से या इस कॉन्फ्लिक्ट से, तो ऐसा नहीं है, इंडिया भी इक्वली लॉस में जाएगा। इसलिए ये विन विन सिचुएशन है। इसीलिए चाइना ने भी आप देखें कि बिल्कुल टिट फॉर टैट जवाब दिया जब इंडिया ने उसके ऊपर इस तरह से एग्रेशन की और उसकी टेरिटरी को वायलेट किया। और दूसरी बात ये कि चाइना पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया के अंदर। उसको तो कम्युनिकेशन मीन्स कम पड़ रहे हैं, इसलिए वो 1 बेल्ट और 1 रोड के नाम से पूरी दुनिया में निकाला हुआ है अपना एक लोगों के, वो सारी दुनिया को ट्रेड करना चाहता है और कम्युनिकेशन लिंक्स रिस्टोर करना चाहता है। इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं। दूसरी बात ये कि इंडिया चाइना के साथ जो है, अगर आप डिफेंस लेवल पर देखें तो कहीं स्टैंड नहीं करता। चाइना एक सुपर पावर है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर उसको वीटो पावर की स्टेटस हासिल है, और इस इक्विपमेंट और डिफेंस मटेरियल और टेक्नोलॉजी वाइज वो इंडिया से बहुत आगे है। तो इंडिया कभी भी चाइना के साथ, दूसरी बात ये कि चाइना की जो फौज है वो बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड है। इंडियन
फौज का आप मोराल देख लें, वो जो वीडियो आई हुई है जिसमें चाइनीज जो है वो इंडियंस को मार रहे हैं और उनको धक्के देके जो है वो उनकी जमीन पर वापस भेज रहे हैं। आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डीमोरल ट्रुप्स हैं और उनकी क्या हालत है, उनकी फिजिकल फिटनेस का आप मुकाबला कर सकते हैं। तो चाइना और इंडिया का डिफेंस के अंदर या वॉर में तो कोई मैच ही नहीं है। चाइना बहुत ज्यादा सुपीरियर है, इसलिए इंडिया कभी भी चाइना के साथ जो है वो वॉर को हमेशा अवॉइड करेगा। इसलिए उसने किस मौके पर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि वो कोई चाइना के अगेंस्ट कोई जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है, कोई वॉर लाइक फुटिंग के ऊपर जो है वो वहाँ पे एक्शन करने जा रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं हुई और खामोशी से बैठ गया है। उसके इतने फौजी मर गए, इतने ऑफिसर्स आप देखिए, सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे जो है हलाक हो गए, उसके बावजूद उसकी कोई आवाज नहीं निकली। सही, मगर सर इंडियन मीडिया में अगर देखा जाए तो वहां पे वो बड़ा शोर कर रहे होते हैं कि जनाब हमने ये कर दिया, इतने चाइनीज को जो है वो चाइनीज मतलब फौजियों को हमने जो है वो मार दिया। तो इसमें कितनी सदाकत नजर आती है आपको? इंडियन मीडिया जो शोर करता हुआ नजर आता है, वैसे इंडियन मीडिया की फितरत को और इंडिया की फितरत को हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि वो एक थोड़ी छोटी सी चीज करते हैं और उसका बहुत ज्यादा शोर करते हैं। देखिए, इंडिया पूरी दुनिया में मशहूर है अपने झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से। इसलिए आप देखें कि मोदी को भी फाशिस्ट करार दिया गया है पूरी दुनिया के अंदर। उसको नाजी जर्मनी के साथ उसको मैच करते हैं, इस आरएसएस तंजीम को। इसलिए इनकी बातों की कोई क्रेडिबिलिटी इस वक्त दुनिया में स्टैब्लिश नहीं होती। आप देख लें ये जो बालाकोट के ऊपर और अभिनंदन वाला जो इंसिडेंट हुआ 27 फरवरी को, जिसमें हमने उनको उनके जहाज भी गिरा दिए, उनके पायलट्स भी कैप्चर कर लिए, उसके बावजूद उन्होंने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सारी दुनिया के सामने वीडियो क्लिप्स मौजूद है। इसी तरह चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया का लद्दाख के अंदर गुलवान वैली में, पूरी दुनिया के सामने उसके क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। इंडिया ने कोई क्लिप ऐसा यूट्यूब के ऊपर या किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगा जिसमें इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर हावी हुए हुए हैं या उनकी डेड बॉडी शो कर रहे हैं। वो कोई फॉल्स तो हो सकता है, लेकिन मैंने तो, मेरी नज़र से ऐसा कोई भी नहीं गुजरा, ना ही किसी दुनिया के न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी न्यूज़ आई। मैं बहुत इन चीज़ों में करंट रहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल्स के ऊपर अपनी एनालिसिस देता हूँ डिफेंस के ऊपर और सारी। सही सर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। अभी मजीद हम इसी मौजू पे बात करते हुए आपकी राय ज़रूर शामिल करते रहेंगे। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब की जाने में बढ़ूंगा। सर, नदीम साहब ने अच्छे अंदाज में जो असल जो सूरत हाल है उससे आगाह किया हमें और देखने वालों को। इंडिया अपनी तरफ से एक इस जंग में, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ गोलियों की जंग नहीं होती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मफादात होते हैं जिनको देखना होता है। तो हमने अभी हाल ही में सुना है कि इंडिया ने कोई 50 से ज़ायद जो मोबाइल ऐप्स हैं वो बंद कर दिए हैं कि चाइना के किसी तरह नुकसान पहुंचाने के लिए, और उनकी ट्रेड वगैरह, उनकी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने के लिए उन्होंने बहसीत कौम उन लोगों ने मतलब कहा है कि हम ये नहीं यूज़ करेंगे इनकी प्रोडक्ट्स। तो इस पर एक बड़ी फनी सी वीडियो भी थी। एक साहब इसी तरह चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बंद करने के बारे में कह रहे थे कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने कहा तो आप अपना फ़ोन भी तोड़ देंगे। कहते नहीं फ़ोन तो नहीं तोड़ेंगे, मगर तो ये इस तरह इंडिया क्या इरादे रखता है? जी देखिए, बिल्कुल बजा बात है। जिस तरह नदीम साहब ने बात की, देखिए बायलैटरल ट्रेड तो दोनों के दरमियान मौजूद है, लेकिन चाइना इंडिया अगर ये समझे कि वो अपनी ट्रेड जो है चाइना से ख़त्म करके चाइना को कुछ नुकसान पहुँचा सकता है, तो शायद वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। जिसमें रिसेंट मिसाल आपको ये जो आप बात कर रहे हैं ऐप्स बंद होने की, इससे पहले भी चाइना के जो एक बहुत बड़ी कंपनी है हवावे, उसके खिलाफ कार्रवाई यूरोप में और अमेरिका में हुई है, और वहाँ की अपने जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी ये आप जो 5G की बात कर रहे हैं या कोरोना रिलेटेड बात कर रहे हैं हवावे का, ये शायद वो एस्पिनाज की आप बात कर रहे हैं, तो शायद ये गलत होगा। हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि चाइना ने ये वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट दिया ही इसीलिए है कि उसने पूरी दुनिया में पहले अपनी मार्केट बनाई है अपने प्रोडक्ट्स की, और क्योंकि वो लो कॉस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की है चाइना में ड्यू टू द लो कॉस्ट, और वो इंटरेस्ट क्योंकि उनका है, तो मैं नहीं समझता कि शायद इंडिया जो है वो उसको इकोनॉमिकली चाइना को कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट क्या निकाल सकते हैं? इतनी चाइनीज प्रोडक्ट हैं आपकी। लेकिन देखिए, मैं आपसे यही बात करूंगा कि मैं समझता हूं कि ये हुकूमत जो है अमेरिका के बेस्ट पे अगर कोई काम करना चाह रही है तो उसको अपोजिशन जो है या उसकी जो अपनी आवाम में उसको ये करने नहीं देगी।
देखिए सीपेक इज वन ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ वन बेल्ट वन रोड, और चाइना का ये इंटरेस्ट है कि जी जितनी हमारी सी पोर्ट्स हैं इस साइड पर, क्योंकि वो मलाक्का स्ट्रेट को जो है वो बाईपास करना चाह रहा है, रूट देना चाह रहा है, तो वो ये चाहता है कि जी जो इंडियन पोर्ट्स हैं वो भी वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बने, इसी वजह से ताकि वो म्यूचुअली जो है उसको तरक्की करे। श्रीलंका में बात हो रही है, बांग्लादेश में बात हो रही है, स्ट्रिंग्स ऑफ पोर्ट्स की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया इज पार्ट ऑफ अ क्वाड। क्वाड एक बड़ी मजेदार एक जो अमेरिका जिसको वो इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये खुद अमेरिका भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है कि ये एक ब्लॉक बनाना चाह रहा है इकोनॉमिकली जो कि चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये चीज़ होगी कि देखिए यही चीज़ जो इंडिया में हुई, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि जी वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, सारी चीज़ें बात कर रहा है, यही चीज़ आप देखिए अमेरिका में हुई। ये जो पिछले दोनों जो फसादात हुए, जी हाँ। उसमें सिवाय ये कास्ट और क्रीड के और था क्या, एग्जैक्टली वही चीज था। अब इसको मैं समझता हूं इंडिया गवर्नमेंट को ये क्यों लेनी चाहिए कि वो इस वक्त जो सुपर पावर दुनिया का जो ओनली, जिसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड के तौर पे समझते हैं द ओनली सुपर पावर, वहां ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि जी आप एक ही जो कम्युनिटी है उसको प्रोजेक्ट करें और बाकी जितने आपकी अकलियत हैं उनको आप बिल्कुल जो है वो इस लेवल पे ले जाएं कि शायद वो जानवरों से बत्ती जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद इस दुनिया में आजकल के जमाने में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती और नहीं कर सकती है। देखिए, तो जहां उनके अपने मुल्क में नहीं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और इस वक्त मोदी सरकार की हमाकतों के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद नदीम साहब। मोहम्मद नदीम साहब, आपसे मैं कश्मीर के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर हम इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो हमें जो एक इमेज है वो ये है कि इंडियन आर्मी वो लाखों की तादाद में वो कश्मीर में बिजी थी कश्मीरियों पे जुल्म ढाने के लिए, और उसके साथ साथ बॉर्डर पे शायद पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब करने के लिए जो है ना इंडियन आर्मी वो मसरूफ़ रहती है। मगर इस वक्त उनके लिए 2-3 महाज और भी खुल चुके हैं, तो जिस तरह भूटान में, नेपाल में और चाइना में। तो अब आपको क्या लगता है कि इस सारी जब उनकी आर्मी का जो नए महाज भी उनके साथ खुल के आए हैं, तो क्या कश्मीरियों के ऊपर जुल्म थोड़े से कम हुए, और आइंदा आने वाले दिनों में आप कश्मीरियों के लिए इस चाइना और इंडिया की लड़ाई का कोई देखते हैं प्लस पॉइंट, कोई फायदा जो कश्मीरियों को मिल सके? सर देखिए, ये बिल्कुल प्लस पॉइंट है, और ये जितने कॉन्फ्लिक्ट्स ये मोदी एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। इंडिया के अंदर जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, आपको पता है कि दुनिया में कहीं नहीं है इतनी ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, और ये सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को एक नया फ्यूल मिला है। ये मोदी ने जो ये हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, और इसमें हिंदू तवा सोच के साथ इसने बाकी तमाम जो वहाँ पे नेशंस हैं उनको जिस तरह से इसने जो है उनके खिलाफ स्ट्राइक किया है, तो ये इसने खुद तमाम नेबर से अपने रिलेशंस को जो है वो खराब कर लिया है, और विद इन द कंट्री आप देखें कि सारी मूवमेंट्स को इसने फ्यूल दिया है और वो सब इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो मैं ही समझता हूँ कि कश्मीर कॉज को भी एक नया फ्यूल मिला है, और ये जो आर्टिकल 370 रिवोक किया, फिर सिटीजनशिप एक्ट, आफ्टर मिसाइल एक्ट, ये जो मर्जी कोशिश कर ले, मैं आपको बता दूं कि इससे कोई फर्क इंशाल्लाह ताला कश्मीर के कॉज पे नहीं पड़ेगा। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हैं, और ये चाइना के साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंशाल्लाह ताला इससे वर्ल्ड प्रेशर इंडिया के ऊपर आएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली इसकी जो फाशिस्ट जहन है जिसको यूरोप ने पढ़ लिया है, और फाशिस्ट जहन से यूरोप वाले बहुत ज्यादा डरते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो कश्मीर कॉज को बहुत ज्यादा इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि जब भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला इन नियर फ्यूचर ये मसला जो है वो जरूर कश्मीरों के प्लेबिसाइड के मुताबिक इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा फवाद साहब, आप क्या अपनी राय रखते हैं इसी हवाले से? जिस तरह अगर कश्मीरियों के बारे में हम सोचें तो हमें ये जहन में आता है कि या तो कश्मीर जो है वो एक
खुद मुख्तार रियासत बन सकता है, कि उनके अपने लोगों पे डिपेंड करता है, मगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसकी हमने बेशुमार वीडियोज़ और उनके पैगामात और उनकी जितनी भी जदोजहद है आज़ादी के हवाले से, वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे वो भी लगाते हैं। और या एक है कि वो अगर ख़ुद कहें कि हमने इंडिया के साथ रहना है। ये तीन ही हमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम नज़र आती थी। मगर अभी एक सवाल और भी है कि अभी चाइना ने जब एंट्री मारी है, तो क्या कश्मीर चाइना का हिस्सा भी बन सकता है क्या? जी देखिए, अपना बड़े वैलिड सवाल है। देखिए, जो कश्मीर के डिस्प्यूट इस वक्त जो यूएन रेजोल्यूशन में है, वो डिस्प्यूट है बायलैटरल बिटवीन पाकिस्तान। जो चाइना का इशू है वो है तिब्बत ओरिएंटेड। ये देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश जिसकी ये इंडिया जिसकी बात करता है, चाइना उसको साउदर्न तिब्बत की बात करता है। उनकी एक पॉलिसी है जो पाम एंड फाइव फिंगर्स की। माओ ज़ेडुंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, माओ ज़ेडुंग ने, कि जी ये हमारा वही, ये जिस तरह इंडिया का कॉन्सेप्ट है, चाइना का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे ग्लोरी के जो उस वक्त चाइना की एम्पायर थी उसके जो हिस्से हैं हमने अल्टीमेटली उनको वापस लेना है। जैसे तिब्बत का कॉन्सेप्ट है, कुछ छोटे ममालिक भी शामिल हैं, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, सारी उसके फिंगर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। देखिए वो तो मौजूद है, लेकिन ये जो कश्मीर की, जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, उसमें से इंडिया चाइना का ऐसे स्टेक नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा स्टेक नहीं है, सिवाय इसके कि वो जो पाकिस्तान का इंस्टांस है उसको सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान का इंस्टांस वही है जिससे तरफ आपने इशारा किया कि जी कश्मीरियों को हक़ खुर्द इदारियत जो है वो मिलना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक। जी हाँ, ये उनका हक है। जी, ये उनका हक है। अब वो हक इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के हक में, इंडिया के हक में, या वो एक खुद मुख्तार रियासत का क़याम चाहते हैं, वो उन पे छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद ही हम फैसला कर सकते हैं कि जी ये क्या होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम जो बात करते हैं वो यही जिसका आपका वहाँ से जो फीडबैक है, देखिए वहाँ से जो शहादतें इंडियन फोर्सेस के हाथों हो रही हैं वो पाकिस्तानी परचम में लिपट के दफन हो रहे हैं। जी हाँ। और ये एक आपको इंडिकेटर जा रहा है कि जो वहाँ कश्मीर की आवाम है वो पाकिस्तान के इलाक की बहुत बड़ी हामी है। यही वजह है कि इंडिया सर तोड़ कोशिश कर रहा है। ये जो उसने माइग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट 370 के बाद जो रिवोक किया है, वहां से बहुत ज्यादा हिंदू पंडितों की माइग्रेशन फ्रॉम इनसाइड इंडिया टू कश्मीर कर रहा है, ताकि उनका वो जो पॉपुलेशन रेशो है हिंदू अक्सरियत बढ़ाई जा सके, चेंज कर दिया जाए इन केस अगर कहीं ये होता है। देखिए ये तो एक नविश्ता दीवार है कि इंशाल्लाह कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा इंडियन मुसलत से, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। और ये एक बहुत कैटलिस्ट का काम करेगा जो चाइना के साथ इसका वो इस वक्त अगर डिस्प्यूट है, ये कैटलिस्ट है। लेकिन देखिए जिस तरह मैं आपसे बात करता हूँ, इंडिया कश्मीर के ऊपर इतना ज़्यादा एग्रेशन क्यों है, उसकी वजह है वो डोमिनो इफेक्ट जो इंडिया कश्मीर की आज़ादी से इंडिया की तरफ आएगा। जिस तरह नदीम साहब ने इशारा किया, जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंडिया में है दुनिया के किसी मुल्क में मौजूद नहीं है। नागालैंड, आसाम, तमिलनाडु, खालिस्तान, कश्मीर। तो अगर तो कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद हुआ, फॉर इंडिया इट विल बी अ डूम्सडे, क्योंकि बाकी जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको ये क्यों मिलेगा कि जी अगर ये आज़ाद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल से जी। और इसके ऊपर फ्यूल जो है, ये मोदी हुकूमत जो है, ये एक मैं समझता हूँ हमारे लिए ब्लैक इन डिस्गाइज है कि हुकूमत आई है। और वो जो हम शायद जो थोड़ी दूर की हम कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे थे, इस हुकूमत की वजह से हम मुस्तकबिल करीब में कश्मीर की आज़ादी जो है वो देख रहे हैं। बिल्कुल सही। सर नदीम साहब, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि मोदी की सोच जो है भारत को तोड़ने के लिए खुद ही काफ़ी है? ये तो पूरा इंडिया के अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके जो एक्स रिटायर्ड जनरल्स हैं, डिफेंस के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी को एक्यूज कर रहे हैं कि उसकी वजह से उसकी पूरी बॉर्डर अनसिक्योर हो चुकी है, तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन स्ट्रेंड हो चुके हैं। तो ये तो सबको नजर आ रहा है कि अगर इसने यही जो पॉलिसी है इसको कंटिन्यूटी दी तो ये इंशाल्लाह ताला ये तमाम जो कौमें हैं अदर देन जिनको ये इस वक्त हेटेड क्रिएट कर रहा है, जिनके अगेंस्ट, वो सब इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको बताऊं, कश्मीर तो एक अलग है, वहाँ तो ऑलरेडी मूवमेंट चल ही रही है, लेकिन जहाँ नहीं चल रही
आप देखेंगे कि ये यूपी वगैरह जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, ये वहाँ पर भी एक अंडर करंट चल रही है और ये बहुत जल्दी ये एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इसको सिर्फ एक माचिस की तीली की रिक्वायरमेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो इनकी जो जहनियत है और ये सेकुलरिज्म का इन्होंने जो ये ख़त्म करके और इसको एक रिलीजियस स्टेट की तरफ ले जाने की कोशिश की है, ये इंशाअल्लाह ताला इंडिया की तमाम डिवीजन के ऊपर जाकर ये कंक्लूड होगा। सर, खालिस्तान के हवाले से भी मेरा ख्याल है कि इंडिया को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, खालिस्तान तो इस वक्त की रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज यही इनका रास्ता है कश्मीर की तरफ, पूरा नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाने के लिए इनको खालिस्तान यानी पंजाब से ही गुजरना पड़ता है। ये मूवमेंट अल्लाह के करम से अंडर करंट के तौर पर अभी भी उसी तरह से चल रही है। इंडिया ने अपनी फोर्सेस कश्मीर में और पंजाब में बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से ये अभी थोड़ी सी अंडरग्राउंड है, लेकिन इसको भी ज़रा सी भी जो है वो आग मिली या कहीं से इसको सपोर्ट मिली तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये आतिशफिशा बन जाएगा इंडिया के लिए। और अगर ये इस जगह कुछ हो जाता है तो इंडिया की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। ये इनका एक पिवटल पॉइंट है, पूरा नॉर्थ यहाँ से बिल्कुल बाइफर्केट हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। और ये सारा क्रेडिट मोदी सरकार को जाएगा और इंशाल्लाह जब ऐसा हो जाएगा तो हम मोदी को थैंक यू बोलेंगे कि उसने हमारा काम आसान कर दिया है। पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री। हमने कभी भी अपने जो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर इंटरफेरेंस का ना की है और ना करते हैं। बिल्कुल सही। अपने ही जो मकामी लोग हैं, जो उनके सिटीजन हैं, उनके दरमियान इसने डाइवर्जन क्रिएट कर दी है कि जी ये फला है, ये बरहम है, ये फला है, फला है, ये फला है, हाँ। और ये फला है, फला है, फला है। उसमें इवन हिंदू के अंदर भी जो है वो उसने बहुत ज्यादा डाइवर्जन्स और डिविजन्स क्रिएट कर दी हैं। तो ये ही हिमसेल्फ और अमित शाह और ये जो उसकी पूरी टीम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल और अब इनसे संभाल नहीं रहा इंडिया। आप देखेंगे कि थोड़े अरसे के अंदर यू विल सी कि इंशाल्लाह ये खालिस्तान मूवमेंट और ये जो कश्मीर की मूवमेंट को इनको और ज्यादा जो है ये फ्यूल मिलेगा और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अपने इन्हीं मेहमानों के साथ मजीद इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। मेरे सब वक्फे से हम वापस आ गए हैं और वक्फे से पहले हम मेजर रिटायर्ड मोहम्मद नदीम साहब से बात कर रहे थे। उन्होंने पंजाब की जो सूरत हाल है, इंडियन पंजाब की, उस हवाले से उन्होंने थोड़ी सी रोशनी डाली। और अगर इंडियन पंजाब को देखा जाए तो वो पाकिस्तान से बेहद खुश हैं। उनकी एक ऐसी मजहबी अकीदत जो है वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। और इंडिया ने तो दोस्ती का हाथ जो पाकिस्तान ने बढ़ाया था उसमें तो कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया, मगर इंडियन पंजाब की तरफ से हमें बड़े एक अच्छे जेस्चर्स मिले हैं और वो बड़े खुश भी हैं। वो अभी भी करतारपुर में वो जो एक उनकी मजहबी एक जो जगह जो है वो उनके लिए दोबारा से खुली है, जिसके लिए वो अपने बॉर्डर पे खड़े होकर दूरबीन से 3 किलोमीटर या जितनी भी दूर जो है वो सिर्फ ज़ियारत किया करते थे और रोया करते थे। इतनी अकीदत रखते हैं वो हज़रत बाबा गुरु नानक साहब के लिए। तो इस वक्त पाकिस्तान का क्या किरदार है इंडियन पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए? और अगर सिख जो हैं वो जो पंजाब जो है वो अगर आज़ाद हो जाता है तो पाकिस्तान को उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मुस्तकबिल में, इस हवाले से कुछ रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सिख बरादरी है वो पाकिस्तान से पहले भी उनसे तक थी, बीच में कुछ दरारें डालने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए उनका बैकग्राउंड भी अगर आप देखें, जो सिख कम्युनिटी है उनका जो फिलॉसफी है वो इस्लाम से थोड़ा सा ज़्यादा मिलती है बनस्बत हिंदू के। देखिए, गुरु नानक साहब के बारे में बात मंसूब है कि ही वॉज द ओनली सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम जिन्होंने मक्का का जो है वो दौरा किया और वहाँ शायद हज भी परफॉर्म किया। और यहाँ भी उनके फॉलोअर्स में से हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उनके अब ये जो करतारपुर राहदारी है जिसको करतारपुर कहते हैं, ये भी एक बहुत ही मजेदार इसका बैकग्राउंड है कि जब बाबा गुरु नानक की वफात हुई तो वहाँ मुसलमानों में और सिखों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा ये हुआ कि ये तो हमारे वली अल्लाह थे, इनकी कब्र बननी चाहिए, और ये कह रही कि हमारे तो रूहानी पेशवा थे तो हम इनकी समाधि बनाएंगे। ये वो जगह है जहाँ बाबा गुरु नानक की कब्र भी है
और समाधि भी है। इट मीन कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उनका जो उनसियत मुसलमानों की तरफ से है वो थोड़ी ज्यादा है। इसी तरह उनका जो गुरु ग्रंथ जिनकी बात करते हैं उसमें बाबा बुल्ले शाह फरीद शकरगंज के अशार मौजूद हैं जिसमें वो बात उसमें लिखते हैं। तो हमारी बैकग्राउंड, हमारी हिस्ट्री सिखों से ज्यादा मिलती है बनिस्बत हिंदू की तरफ। और वैसे भी सर देखिए, ननकाना साहब है, पंजा साहब है, और भी इतनी जगह हैं, इतने गुरुद्वारे हैं इनके, वो जहाँ पे वो अपनी वो जाके विजिट करना चाहते हैं। हर साल आते भी हैं ट्रूप्स, मगर इस दफा जरा करतारपुर के लिए जो है ना, इतने ज्यादा इंतजामात के साथ बड़े खुश हैं। जी हाँ, बहुत खुश हैं, जिसपे अभी इंडिया रिलक्टेंट है थोड़ा खोलने के लिए, लेकिन हमने तो कहा है कि जी बिल्कुल आप आएँ और करें। देखिए उसकी वजह देखिए है कि गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन के बाद ये ब्लास्ट एक्ट जब इंदिरा गांधी वाला असैसिनेशन हुई और उसके बाद सारा ये उसी वजह का था कि उन्होंने सिखों को भी अकलियती जिस तरह उनके शूदर हैं उसको भी उस नहज पे लाने की कोशिश की गई और वो उसी पे कारफरमा है। ये हुकूमत जब आई तो ये तो बिल्कुल ही आरएसएस की पैरोकार है और जो कहती है कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं के लिए है और वहाँ इसके अलावा कोई नहीं रह सकता। अगर रहेंगे तो वो शायद जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर होंगे, हमारे गुलाम बन के रहें। देखिए यही पॉलिसी थी जिसकी वजह से जो खालिस्तान मूवमेंट जो कुछ सालों पहले थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसको जला बख्शी है मोदी गवर्नमेंट ने। अब आप देखिए खालिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल मौजूद है जो कि वहाँ से उन्होंने ऐलान किया है कि जी हम खालिस्तान जो है उसको एक अलग मुल्क बनाएंगे। और हमारे लिए स्ट्रेटजी के तौर पे जिस तरह नदीम साहब ने बात की कि देखिए पंजाब इज जो उनकी तरफ का पंजाब है, इट इज़ द ओनली कम्युनिकेशन रूट टुवर्ड्स कश्मीर। अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हो जाता है खालिस्तान तो हमें तो कश्मीर विल बी द सेकंड रीजन जहाँ ये मूवमेंट बगैर किसी खून खराबे के जो है वो पाए तक पहुंच जाएगी। हमारी देखिए हमारी उनको मॉरल सपोर्ट हमेशा से रही है और आगे भी है। ये एक इंटरनल मीडिया में जो इंडिया ने ये एक प्रोपेगेंडा किया था कि जी शायद हम उसको मॉरल के अलावा भी सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट में, ये शायद बिल्कुल नहीं है। और वहाँ जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं वो इस बात की जो है तरदीद करते हैं कि पाकिस्तान से सिवाय मॉरल सपोर्ट के हमें यहाँ कोई ऐसा सपोर्ट नहीं पड़ी जिसकी एलिगेशन इंडिया हमेशा से लगाता रहा है। हैविंग सेड दैट, ये जो जेस्चर हमने करतारपुर राहदारी का प्रॉपर खोलने का किया है, ये उसी एक सिलसिले की कड़ी है कि जो सिख बरादरी है वो हमारे भाई हैं। अगर उनकी एक बहुत ही सबसे सीक्रेट जगह हमारे पास है तो हम उनको जो है उसके पहुंचने के लिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। लेकिन यही चीज उनको जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये पसंद नहीं आ रही, उसे पसंद नहीं आ रही। अगर खालिस्तान जो है वो एक अलग मुल्क बन जाता है तो हमारे दुश्मन के साथ जो सरहद है वो किस हद तक कम हो जाएगी? बीच में पंजाब आ जाएगा जो एक शील्ड की तरह होगा। जी एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये खालिस्तान प्रॉपर हुकूमत या उसकी मुल्क जो है मार्ज़ वजूद में इंशाल्लाह आता है तो वो कश्मीर के लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा, जो कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट का जो रोल है ना चाहते हुए भी इंडिया को उस पर आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नदीम साहब ने कहा कि और भी बहुत सारी रियासतें हैं जिनमें जिनको मतलब ये एक यकीन हो जाएगा कि वो भी बहुत जल्द आज़ाद हो सकते हैं और इंडिया में बहुत सारे जो ऐसी मुहिमें ऑलरेडी चल रही हैं वो भी कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा नदीम साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी हाल ही में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पे जो हमला करवाया गया, जो दहशतगर्द भेजे गए जिसका ताल्लुक वो इंडिया से निकला, चाइनीज़ एम्बेसी वाला जो वाक़या हुआ दहशतगर्दी वाला वो भी उसका ताल्लुक भी इंडिया से है, बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान की सरहद के पास भी जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को शहीद किया जा रहा है, इसके भी सारे जो कड़ियां हैं वो इंडिया से मिलती हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में अमन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमने उनकी जो आखिरी कोशिश थी इसको भी नाकाम बना दिया है। तो मुस्तकबिल में हमें कहाँ पे मोहतात रहने की ज़रूरत है और क्या आप एक मतलब अपने ख्यालात जो है पेश करना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए ये हिंदू तवाज़ुनियत और ये आरएसएस ये तो बहुत ही ज्यादा ये मुतअस्सिब और तासुब पर मबनी जमातें हैं और इनकी लीडरशिप है और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनको अब एक गवर्नमेंट मिल गई है और उनके पास पूरी एक आर्मी और मिलिट्री पावर भी आ गई है।
तो आपको इनसे हमेशा मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि ये तो एक टेररिस्ट और दहशतगर्द तंजीम है। इन्होंने तो ये काम करना है, इन्होंने तो तमाम नेबरिंग कंट्री के साथ ये काम शुरू कर दिया है। आप देखें सारी दुनिया इनको मलामत कर रही है, ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे कि हमारे इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। रिमेंबर थोड़ा जाए तो लास्ट टू लास्ट मंथ जो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उसने लिस्ट कर दिया है इंडिया को एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2004 2004 के बाद ये अब अमेरिकन जो ये यूएस कमीशन है उसने इनको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कर दिया है, और उसके अंदर लिखा है कि ये जो डिसीजन है ये रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीज रिलीजियस हॉस्टिलिटी एंड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये सेक्टेरियन डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट कर रहा है और ये जो टेररिस्ट एक्शंस कर रहे हैं ये सारी दुनिया देख रही है। यूरोपीय यूनियन के अंदर भी सारा ये मसला डिस्कस हुआ और इनको बहुत ज्यादा वहाँ लान तान और इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। OIG तो हमारी है ही, आपने देखा है। तो ये सारी दुनिया को पता चल गया है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक मिलिट्री पावर और एक कंट्री पर रूल आ गया है। ठीक है, तो इनसे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान मिलिट्री माशाल्लाह से बहुत मोहतात है, वो इनको अंडरस्टैंड करती है। और इनके डीप रूट्स, जिस तरह से इनके टीवी चैनल्स पर लोग कहते हैं कि हमारे पास फला फला के नंबर हैं, तो उनको पता नहीं है कि हमारे पास जो है वो क्या क्या चीजें हैं और किस किस के नंबर हमारे पास भी हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मैं आपसे ना एक और नुक्ते के हवाले से मैं आपकी राय शामिल करना चाहूँगा कि जिस तरह कश्मीर के से हमारे अपने मुल्क में कुछ ऐसे ख्यालात भी लोगों के हैं जो कहते हैं कि हमारी कश्मीर की आज़ादी के लिए या कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो हमारी कोशिशें हैं बहैसियत पाकिस्तान और पाकिस्तानी वो पहले की निस्बत कम हो गई हैं। तो इस बारे में भी ज़रा मैं आपके ख्यालात जानना चाहूँगा। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। कैफ़े में और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद नदीम साहब। अच्छा मेजर साहब, आपसे वक्फे से पहले मैंने एक सवाल किया था, मैं उसे फिर से दोहरा देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जो हमारा चैनल जो है वो ट्यून किया है। सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारे यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि अपोजिशन की जानिब से, पाकिस्तान में अपोजिशन की जानिब से एक सवाल उठाया जाता है और एक बयान दिया जाता है कश्मीर से मुतल्लिक कि कश्मीर का हम इस मौजूदा हुकूमत ने सौदा कर लिया है। तो या ये भी शिकायत जो है कभी कभी हमें सुनने को मिलती है, कहते हैं कि जनाब कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की जो एक कोशिश होनी चाहिए वो बिल्कुल सही कोशिश नहीं है। आप एक फ़ौजी होने के नाते और मतलब क्या ख्यालात रखते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान की कोशिशें वो पहले की निस्बत बेहतर हैं और इन कोशिशों के मुस्तकबिल में कश्मीरियों को कुछ समरात मिल सकते हैं? देखिए, ये पहले तो इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, ये ऐसा नहीं है। और डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमारे पास हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। देखें, पाकिस्तान को ने हमेशा कश्मीरियों की सपोर्ट की है। मैंने अभी जैसे बताया कि यूएस कमीशन के अंदर जो ये अभी करारदाद पास हुई, ये 2 मंथ्स बैक की बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनको इनकी जो ह्यूमन अब्यूज है और ये जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है इसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, यूरोपीय यूनियन ने जो है स्टेटमेंट दी है इनके अगेंस्ट, OIC ने इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है, टर्की ने दी है। तो ऐसी बात नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर ही हम बिल्ड कर सकते हैं। हम कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन का हमारा ना तो कभी एम था और ना है, और हम अपने ही ऐसी कोई चीज नहीं करते। लेकिन वी ऑलवेज इन्फोर्स कि जी जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस हैं इनके ऊपर अमल कराया जाए पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया को ये जो फाशिस्ट इसका जो नाजी चेहरा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, वो हम दिखाना चाहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो ये पॉलिसी है ये वो अल्लाह का शुक्र है वो बहुत स्पीडी है। और पाकिस्तान डेफिनेटली, मैंने जैसे कहा कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमें और ज्यादा इसको करना चाहिए। और कश्मीर में अगर कुछ कम होता तो आज वहां पर 1 मिलियन आर्मी नहीं लगी होती। इस वक्त 10 लाख से ज्यादा मिलिट्री आपकी खाली ये जम्मू और कश्मीर के अंदर इंडिया की इस वक्त जो है वो कमिट हुई भी है वहाँ पर। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा इलाका जो इंडिया के मुकाबले में उसकी क्या हैसियत है, और वहाँ 10 लाख की फौज लगी हुई। सही सर व्हाट्सअप आपसे इसी हवाले से देखें, एक तरफ तो
ये पाकिस्तान की कोशिशें हैं, जिनको यूनाइटेड नेशन के फोरम पे भी इतने लोगों के बीच में इतनी बेबाकी से हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो मोदी सरकार का जो एक चेहरा है वो दिखाया को कि इस तरह ये जुल्म कर रहे हैं, इनका प्रोपेगेंडा जो है वो सारा दिखाने की कोशिश की। इंडिया ने भी कश्मीर के हवाले से कुछ अरसे से, मतलब अपनी मोदी सरकार में जब से शुरू हुई है, इसमें उन्होंने भी पूरी कोशिशें की हैं। वो आप जैसे अभी आपने बताया कि वो हिंदू कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं किसी तरह। जो नंबर्स की अगर कभी बात हो तो हमारे पास वो अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की निकल आए। वहाँ पे उन्होंने जगह ख़रीदने के जो है इख्तियारात जो है वो भी लोगों को देना शुरू कर दिए हैं। तो ये जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा तो कहीं इंडिया अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो जाएगा कि हिंदुओं की अक्सरियत बढ़ाने में, और जिससे कश्मीरियों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकें? जी देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा लॉजिकल सवाल किया। देखिए 370 आर्टिकल की रिवोकेशन के बाद ये ऑफिशियली टेक्निकली तौर पे इंडिया ने ये समझा कि जी क्योंकि सेमी ऑटोनॉमी रीजन का जो कॉन्सेप्ट है जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में था, हमने जब उसको अपग्रेड कर दिया है, तो हम माइग्रेशन है या वहाँ ज़मीन और जायदाद की खरीदो फरोख्त है जो कि इंडियन नेशनल्स हैं वो कर सकते हैं, ये कोशिश की। लेकिन देखिए ये तो बावर कराने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ तहरीक आज़ादी जिस ज़ोर शोर से जारी है तो वहाँ की माइग्रेशन भी इस तादाद में नहीं है जितना इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था। ये देखिए कोई भी जो है वो शोर से ज़्यादा इलाके में जाना पसंद नहीं करता, और जो भी जाता है उसको वो वहाँ से वापसी जो है वो करता है। देखिए ये कोशिश तो वो कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोशिशों से, इस तरह के हथकंडों से जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर की, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन देखिए वजह उसकी क्या है, जिसे नदीम साहब बात कर रहे थे कि वो इतने ज़ोर और शोर से इस वक्त शिद्दत से जारी है कि इंडिया को 10 लाख से ज़्यादा फ़ौज जो है उसको बंद करके पूरा उसके ऊपर एक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया पूरे रीजन के, पूरी वैली के ऊपर। और उसके बावजूद भी वहाँ ये जो उनके खिलाफ जो जद्दोजहद है वो उस पर असर नहीं पड़ रहा। तो जो बात करने का जो मकसद था कि इंडिया जो मर्जी हथकंडे अपना ले, जो आज़ादी है कश्मीर की वो इमिनेंट है, वो इंशाअल्लाह उसने आज़ाद होके ही रहना है। और अगर जो कुछ उसने अपने पपेट्स जो वहाँ गवर्नमेंट बनाई हुई थी और जो वो पपेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ला रहा था कि जी वो इंडिया के हक में दे, अब इस हालात की वजह से वो पपेट गवर्नमेंट भी और वो पपेट ऑर्गेनाइजेशन भी, वो पपेट पॉलिटिकल पार्टीज भी एंटी इंडिया के स्लोगन लगाने पे मजबूर हो गई। यानी कि वहां भी इंडिया को अपनी पॉलिसी से नुकसान ही हुआ है। अच्छा नदीम साहब, आपसे एक सवाल मेरा और है, मैंने इस हवाले से पहले भी सवाल किया था, मैं चाहता हूं कि आप उस पर जरा अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करें। जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इस तरह ये एक हाल ही में होने वाले इवेंट में नाकामी का सामना किया है, इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में किसी तरह अमन की जो सूरत हाल है उसको ख़राब किया जाए और बदअमनी पैदा की जा सके, क्योंकि इस अमन की वजह से पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ब्राइट वो इंडिया को नज़र आता है। तो वो अमन को ख़त्म करना चाहेगा, जिससे टूरिज़म भी मुतासिर हो सकता है, हमारे वैसे जो गैर मुल्की पाकिस्तान में जो मुस्तकबिल में इरादा रखते हैं काम करने का, जिससे हमारी मईशत को बेहतरी हो सकती है, उसके लिए भी नुकसान हो सकता है। चाइना सी पैक के हवाले से भी है। तो अभी इंडिया की अगली कोशिश क्या होनी चाहिए और आपका क्या मशवरा होना चाहिए कि जिससे मतलब हम मज़ीद मोहतात रह सकें और इस अमन को हमेशा के लिए कायम रखने के लिए और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए हम अपना एक बेहतर किरदार अदा कर सकें? देखिए, एक तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम इंडिया का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो ऑपरेट कर रहा था और ये सारी एक्टिविटीज कर रहा था, कलभूषण जादेव की इसका एक वन ऑफ द मेंबर था और उसको काफी हेड भी कर रहा था, वो हम ब्रेक कर चुके हैं। ठीक है, डेफिनेटली। फिर ये आपको पता है कि ये न्यू जनरेशन वॉर्स होती हैं और ये सबवर्सिव एक्टिविटीज हैं जो ये कैरी आउट करते हैं। इंडिया में इस वक्त जैसे मैंने बताया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त रूल कर रही है, ये फाशिस्ट हैं, नाजी जर्मनी वाले हैं लोग, जिनको जर्मनी भी आज ओन नहीं करता। ये इनके साथ बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने वो नेटवर्क ब्रेक कर दिया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो भी इस तरह के कोई बेलाइन एक्टिविटीज करते हैं ये बहुत जल्दी कैच हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी देखें, जो ये एक्शन हुआ इससे बहुत पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनके पास रिकॉर्ड पेपर मौजूद हैं कि उन्होंने अर्ली वार्निंग इनको दे दी थी
और उस अर्ली वार्निंग का नतीजा क्या हुआ कि 8 मिनट के अंदर ये गेट के ऊपर इनको जो है उन्होंने शूट डाउन कर दिया। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे सर क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है, एक सिर्फ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है कि दुनिया भर में जहां अगर हमें कोई सुने तो उन्हें भी अंदाजा हो, क्या पाकिस्तान इसका जवाब इसी तरह का देना चाहेगा कि इंडिया में भी कोई इस तरह के लोगों को भेज के उनकी मतलब आम लोगों के ऊपर गोलियां चलाएगा? देखिए, पाकिस्तान जो है एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है, एक इस्लामी जमहूरिया कंट्री है और हमारे यहाँ हाकिमियत अल्लाह की है। बेशक हम कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करते जिससे दहशतगर्दी और जिससे किसी मुल्क के अंदर वहाँ की जो पीसफुल नेशन है या अवाम है वो डिस्टर्ब हो। हमारी मिलिट्री से लड़ती है, ठीक है, हम फोर्स के साथ विद फोर्स फाइट करते हैं और इंशाल्लाह वी विल गिविंग, आप देख सकते हैं कि इस वक्त न्यूक्लियर पावर है माशाल्लाह से, ठीक है, तो वी विल गिव देम अ वेरी बेफिटिंग रिप्लाई और ये इंशाल्लाह ताला इंडिया को इसकी बहुत अच्छी तरह खबर है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, आपका भी सर बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। एक अच्छी तफसील से हमने बात की हमारे प्रोग्राम के हवाले से, आज के मौजू के हवाले से, हमारी बातचीत के हवाले से। अगर आप अपनी कोई राय रखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे हमें जरूर आगाह कीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।